दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा कोडिंग, बहुत लोग सोच रहे होंगे टेस्टिंग, बट रियलिटी इससे कहीं अलग है। इट्स नॉट कोडिंग, इट्स नॉट टेस्टिंग, इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। जब क्लाइंट कुछ और सोचे, डेवलपर कुछ और समझे, तो बनता है एक मेस। लेकिन एक सिंपल टेक्निक से हम इस कन्फ्यूज़न को काट कर फेंक सकते हैं और आज की वीडियो में हम उस टेक्निक को एक्सपोज़ करने वाले हैं। इसका नाम है यूज़र स्टोरी। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़र स्टोरी क्या होता है, इसे आसान लैंग्वेज में समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूज़र स्टोरी क्यों इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह ये एक गेम चेंजर है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। फिर हम देखेंगे इसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड फिर हम समझेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का इन यूजर स्टोरी। देन बहुत इंपॉर्टेंट रूल इन्वेस्ट रूल को हम देखेंगे। साथ ही साथ एट एंड आप कुछ रियल लाइफ यूजर स्टोरीज को प्रैक्टिस करोगे एज एन एक्सरसाइज एट द लास्ट ऑफ द सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज यूजर स्टोरी? यूजर स्टोरी ऑफिशियल लैंग्वेज में कहूँ तो अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट रिटर्न फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो गई किताबी बात। आसान शब्दों में ये बताता है कि यूज़र को क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आप इमेजिन करो आप कस्टमर हो, आपको कोई सर्विस चाहिए। आप वो सर्विस आप जो सर्विस चाहते हैं वो क्या सर्विस है और आपको वो सर्विस क्यों चाहिए। बस यही होती है यूज़र स्टोरी। लेकिन क्यों? क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है? इसके 5 बड़े रीज़न्स हैं। फर्स्ट वन, ये सीधा यू इट टोटली फोकस ऑन यूजर्स नीड्स। ये सीधा यूजर्स के नीड्स पर फोकस करती है। नो टेक्निकल टर्म्स, नो फैंसी टेक्निकल टर्म्स, सीधी बात, यूजर की ज़रूरत। सेकेंड, ये डेवलपर, टेस्टर और क्लाइंट सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। नो कन्फ्यूजन, नो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। थर्ड, ये एजाइल और स्क्रम प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट फिट है। फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, जो हमें यूज़र स्टोरी से मिलती है। फोर्थ, ये कम्युनिकेशन को इजी बनाता है। जब सबको एक ही पिक्चर दिखेगी तो बात भी क्लियर रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, ये टेस्टिंग के लिए भी बहुत इजी होता है। जब हमें पता होगा यूज़र को क्या चाहिए तो यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना आसान हो जाता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो यूज़र स्टोरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए अच्छा नहीं, बल्कि आज के डेट में ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ज़रूरत बन गई है। तो हर एक बिजनेस एनालिस्ट को यूज़र स्टोरी अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है जो यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है यूज़र स्टोरी को लिखने के लिए। सबसे पहले आता है एज आ। एज आ मीन्स यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे हमारा यूज़र कौन है। मीन्स हु इज़ द यूज़र। देन आई वांट, व्हाट यूज़र वांट, यूज़र क्या चाहता है। देन सो दैट, उससे वो उस क्या वैल्यू ऐड हो रही है। तो दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ यूज़र स्टोरी को लिखने का फॉर्मेट यही है। एज आ, आई वांट, सो दैट। जहाँ पे एज आ हमें बताता है, जहाँ पे एज आ में हमें पता करना होता है हु, मीन्स यहाँ पे हमारा यूज़र कौन है। सपोज मैं यूज़र हूँ देन आई कैन राइट इट एज अ यूज़र। अगर मैं कस्टमर हूँ आई कैन राइट इट एज अ कस्टमर। अगर मैं एक एडमिन हूँ आई कैन राइट इट एज एन एडमिन। अगर मैं मैनेजर हूँ आई कैन राइट इट एज अ मैनेजर। उसके बाद आता है वांट, मीन्स क्या चाहता है, वाट। तो सबसे पहले हमें यूज़र स्टोरी में जब हम लिख रहे होते हैं यूज़र स्टोरी, तो हमें पता करना होता है यूज़र कौन है, हु इज़ द यूज़र, जिसको हम लोग लिखते हैं एज अ यूज़र या फिर स्पेसिफिक यूज़र का नेम। उसके बाद हमें पता करना होता है व्हाट, वो क्या चाहता है, व्हाट डज़ ही वांट, ओके। एंड एट लास्ट व्हाई, इससे क्या हो जाएगा, व्हाट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी एडेड बाय दिस फीचर। तो यूज़र स्टोरी बेसिकली हम किसी फंक्शन, किसी फीचर्स के लिए लिखते हैं, जिसमें हमें 3 बातों का ख़्याल करना होता है, हू, कौन, व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों। एज़ अ यूज़र क्या चाहता है और क्यों चाहता है। अब सवाल है कि यूज़र स्टोरी लिखता कौन है? नॉर्मली यूज़र स्टोरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बिज़नेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट ओनर का काम होता है।
कभी कभी स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स एंड टेस्टर्स भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, बट सबसे बेहतर यूज़र स्टोरी एक बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ऑनर ही लिख सकता है, और उसी का काम होता है। रीज़न, क्योंकि बिजनेस वैल्यूज़ एंड यूज़र के असल पेन पॉइंट को एक बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ऑनर ही समझता है, बिकॉज ही इज़ इन टच विद द स्टेक होल्डर्स एंड द एंड यूज़र। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पर एक कस्टमर है जो अपने फूड को ट्रैक करना चाहता है, तो इसके लिए वो यूज़र स्टोरी आप लिख सकते हो। एज अ कस्टमर, आई वांट टू ट्रैक माय फूड ऑर्डर सो दैट आई नो डिलीवरी टाइम। कितना ईज़ी है, कितना आसान है, राइट? सारा कुछ इसमें क्लियर है। कस्टमर कौन है, क्या ट्रैक करना चाहता है, क्यों ट्रैक करना चाहता है, क्या चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है। नो रूम फॉर कन्फ्यूज़न। कस्टमर को एक फंक्शन चाहिए जिससे वो क्या कर सके, अपने फूड को ट्रैक कर सके। क्यों? ताकि वो समझ सके कि उसकी फूड कब डिलीवर होने वाली है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। चलिए इसे अब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के एग्जांपल से समझते हैं। एज एन एम्प्लॉय आई वांट टू अप्लाई फॉर लीव ऑनलाइन सो दैट आई डोंट नीड टू ईमेल एचआर। यहाँ पे अगेन ये क्रिस्टल क्लियर है। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? एक लीव एप्लीकेशन जहाँ से वो लीव अप्लाई कर सके। क्यों चाहिए? ताकि वो ईमेल के झंझट से बच सके। इस एक लाइन से डेवलपर को पता चल जाएगा उसे क्या डेवलप करना है, टेस्टर्स को पता चल जाएगा क्या टेस्ट करना है, साथ ही साथ आपका क्लाइंट भी खुद। लेकिन एक सिस्टम में सिर्फ एक यूज़र नहीं होता है। अगर हम एचआर एडमिन या फिर हम एचआरएमएस की बात करें, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय होगा, एक एचआर एडमिन होगा और एक मैनेजर होगा। हर यूज़र का सिस्टम से इंटरैक्ट करने का तरीका अलग होता है, तो हमें हर यूज़र के लिए एक सेपरेट यूज़र स्टोरी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम एक एचआर एडमिन का एग्जांपल लेते हैं। एज एन एचआर एडमिन, आई वांट टू अप्रूव और रिजेक्ट लीव रिक्वेस्ट सो दैट लीव रिकॉर्ड्स रिमेन एक्यूरेट। यहाँ पे अगर हम एडमिन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल ही स्टोरी डिफरेंट है। यही पावर है एक यूज़र स्टोरी की, कि वो हर यूज़र के लिए एक कस्टमाइज़ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और कम्युनिकेशन को ईज़ी अलाइन बनाता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, व्हेन यू आर राइटिंग यूज़र स्टोरी फॉर एनी पार्टिकुलर सिस्टम और सॉफ्टवेयर, यू मस्ट हैव टू चेक वहाँ पे कितने यूज़र्स हैं, यू हैव टू थिंक हाउ दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट, एंड फॉर एवरी यूज़र you have to write a separate user story for that particular function। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है जो मदद करता है यूज़र स्टोरी को क्लियर करने में। मीन्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमें बताता है कि हम कब इस यूज़र स्टोरी को कंप्लीट या फिर डन मानेंगे। तो हर यूज़र स्टोरी के साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझते हैं। चलिए तो हम लोग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है कंडीशन दैट डिफाइंस व्हेन अ स्टोरी इज डन। मतलब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो कंडीशंस होते हैं जिसको फुलफिल होने पर हम मानते हैं कि स्टोरी डन है। तो हर यूज़र स्टोरी के साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम पता कर सके कि हमारी यूज़र स्टोरी इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। अगर कर रही है तो यूज़र स्टोरी डन है, कंप्लीट है। अगर नहीं कर रही है तो स्टिल यूज़र स्टोरी में हमें वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए हम फिर से उस एग्ज़ाम्पल को याद करते हैं, एचआरएमएस वाले एग्ज़ाम्पल को, जहाँ पर हमने यूज़र स्टोरी लिखा था। एज एन एम्प्लॉय आई वांट टू अप्लाई ऑनलाइन लीव सो दैट आई डोंट नीड टू ईमेल एचआर। जहाँ पे ये क्लियर था कि एज एन एम्प्लॉय वो एक एप्लीकेशन चाहता है जहाँ से वो लीव अप्लाई कर सके। क्यों अप्लाई कर सके? ताकि उसे ईमेल करने का झंझट नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या-क्या हो सकती है? पहली, सिलेक्ट लीव टाइप। वहाँ पे उसे लीव टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो, पीएल, सीएल, एसएल, किस टाइप की वो लीव को अप्लाई कर रहा है। सेकेंडरी, उसे सेलेक्ट डेट का ऑप्शन हो, मतलब वो डेट सेलेक्ट कर सके उसको लीव कब से कब तक की चाहिए, 1 दिन की चाहिए, 2 दिन की, एक डेट रेंज होना चाहिए। थर्ड, जब वो ये अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे उसकी लीव बैलेंस वैलिडेट हो, उसके पास लीव बचे हैं या नहीं बचे हैं वो वैलिडेट हो। और जो जब वो अप्लाई कर दे तो उसे एक कंफर्मेशन मिले दैट योर लीव इज़ अप्लाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है। ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप इसको लाइन वाइज लाइन लिखो, मीन्स कंप्लीट लाइन में लिखो कि कब आप एक्सेप्ट करोगे कि ये यूज़र स्टोरी कंप्लीट है, और लाइन क्लियर हो, मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट।
आखिरी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक अच्छी यूज़र स्टोरी सिर्फ फॉर्मेट फॉलो नहीं करती बल्कि एक रूल फॉलो करती है जिसे हम इन्वेस्ट रूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हर एक लेटर का अपना एक मतलब है। जैसे आई के बारे में हम बात करें तो ये स्टैंड करता है इंडिपेंडेंट, मीन्स हर यूज़र स्टोरी खुद में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी दूसरे यूज़र स्टोरी पे डिपेंडेबल ना हो। एन स्टैंड्स फॉर नेगोशिएबल, मीन्स रिजिड ना हो आपके लिखा हुआ यूज़र स्टोरी, वो फ्लेक्सिबल हो, उस पर बात करने की मतलब बात किया जा सके, उसमें कुछ चेंजेस हो तो वो हम एक्सेप्ट कर सकें। वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल, वो क्या वैल्यू दे रहा है हमारे यूज़र को, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। एस्टिमेबल मीन्स उसका एस्टिमेट, उसका जो एफर्ट लगने वाला उस यूज़र स्टोरी को कंप्लीट करने में, वो हमें ऐसा लिखा हो हमारा यूज़र स्टोरी कि हम उसके एस्टिमेशन कर सकें। एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल, यूजर स्टोरी इतना छोटा हो कि वो एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो सके। एंड टी स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग, मीन्स यूजर स्टोरी ऐसा हो जिसे टेस्ट किया जा सके। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक यूजर स्टोरी दूसरे यूजर स्टोरी पे डिपेंडेबल नहीं हो कंप्लीट होने के लिए, ना उसकी डिपेंडेंसी किसी और चीज़ पर होनी चाहिए। वो इंडिपेंडेंट हो, उसकी डिपेंडेंसी किसी भी अदर यूजर स्टोरी पे नहीं हो कंप्लीट होने के लिए। वैल्यूएबल मतलब होता है वो कुछ वैल्यू ऐड करता हो, सिर्फ सिस्टम की फंक्शनैलिटी नहीं हो, बल्कि वो कोई वैल्यू ऐड करता हो यूजर्स के पर्सपेक्टिव में। एंड वो टेस्टेबल हो, मीन्स टेस्टिंग उसकी की जा सके, ऐसा लिखा हो कि उसे टेस्ट किया जा सके। अगर यूजर स्टोरी टेस्ट नहीं किया जा सकता, मीन्स यूजर स्टोरी में कमी है और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आपका जो यूजर स्टोरी होता है वो सिर्फ एक टेम्पलेट नहीं बल्कि इन्वेस्ट रूल के मुताबिक देखा जाता है कि वो कितना सटीक है, कितना सही है, या फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। मीन्स इन्वेस्ट रूल बताता है कि आपकी यूज़र स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है। इसलिए यूज़र स्टोरी में हमेशा इन्वेस्ट रूल का इस्तेमाल करें, अपनी यूज़र स्टोरी को परफेक्ट से परफेक्ट लिखने की कोशिश करें। चलिए तो अब हम एक कॉमन कन्फ्यूज़न को एड्रेस करते हैं, यूज़र स्टोरी वर्सेस रिक्वायरमेंट। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है क्या रिक्वायरमेंट और यूज़र स्टोरी सेम होती है? तो आंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिक्वायरमेंट सिस्टम स्पेसिफिक होती है, यूज़र स्टोरी यूज़र स्पेसिफिक होती है जहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि हमारे यूज़र को क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट पे हमारा फोकस होता है कि सिस्टम में क्या होना चाहिए। रिक्वायरमेंट टेक्निकल लैंग्वेज कंडक्ट कर सकती है, यूज़र स्टोरी सिंपल बिजनेस लैंग्वेज को फॉलो करती है। और आगे अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो रिक्वायरमेंट हमेशा सिस्टम से रिलेटेड बातें करती है, वो लॉन्ग हो सकती है। यूज़र स्टोरी हमेशा शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट होती है विथ क्रिस्टल क्लियरिटी। एंड अगर और आगे हम डिफरेंसेस की बात करें, मेजर डिफरेंस है रिक्वायरमेंट एंड यूज़र स्टोरी में। जो आपका रिक्वायरमेंट है वो हमेशा स्टार्ट होता है, अक्सर आप देखोगे रिक्वायरमेंट जब आप लिखते हो तो स्टार्ट होता है सिस्टम शैल डू दिस से, जबकि जो आपकी यूज़र स्टोरी होती है वो स्टार्ट होती है एज अ यूज़र से। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जिसे सबको पता होना चाहिए। और इसलिए इसको और सिंपल तरीके से एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पर लिखा है सिस्टम सेल अलाउ द लीव मैनेजमेंट। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। इससे क्या समझ में आ रहा है, डेवलपर क्या डेवलप करेगा, टेस्टर्स क्या टेस्ट करेंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है। पर इसके जगह अगर हम यूज़र स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं एज एन एम्प्लॉय, आई वांट टू हैव आई वांट टू चेक माय लीव बैलेंसेस सो दैट आई कैन मैनेज एंड प्लान माय लीव। ये बिल्कुल क्लियर है, सटीक है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। इसमें साफ क्लियर है कि एम्प्लॉय एक यूज़र है और उसे क्या चाहिए, उसे लीव बैलेंस अपना चेक करना है। क्यों चेक करना है? ताकि वो अपने लीव को प्लान कर सके। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सिस्टम ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रिक्वायरमेंट में एंड यूज़र स्टोरी में। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सिस्टम शैल डू दिस एंड एज अ यूज़र व्हाट यू वांट टू डू, मीन्स एज अ यूज़र आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो इसमें। तो यूज़र स्टोरी सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं बल्कि एक टूल है जो कई जगहों पर यूज़ होता है। ये एजाइल और स्क्रम मेथोडोलॉजी का बैकबोन है। ये प्रोडक्ट बैकलॉग्स में यूज़ होता है जहाँ पर सारे रिक्वायरमेंट्स लिस्ट होते हैं। ये स्प्रिंट प्लानिंग में यूज़ होता है जहाँ पर टीम डिसाइड करती है कि अगले स्प्रिंट में क्या बनेगा। ये ग्रूविंग सेशंस में होते हैं जहाँ इनको रिफाइन किया जाता है। ये यूएटी में यूज़ होता है, मीन्स यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, जहाँ पर ये तय करती है कि कौन सी रिक्वायरमेंट कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़र के मुताबिक बनी है और कौन सी नहीं।
बिज़नेस एनालिस्ट होने के नाते यूज़र स्टोरी में आपका क्या काम है? सबसे पहले तो आप यूज़र के नीड्स को अच्छे से समझें, सुनिए यूज़र के नीड्स को, उसको समझिए, गहराइयों में जाइए और एक क्लियर यूज़र स्टोरी लिखिए। क्योंकि जितना क्लियर यूज़र स्टोरी उतना बेहतर आउटकम। फिर आप डेवलपर को सुनिए, उनके डाउट्स को क्लियर करिए। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए, डिफ़ाइन होना चाहिए क्या टेस्ट करना है और कब आप यूज़र स्टोरी को डन मानोगे। उसके साथ-साथ आप क्वालिटी एनालिस्ट के साथ भी काम करें ताकि आप टेस्ट कर सकें, उनको हेल्प कर सकें और ये डिफ़ाइन कर सकें जो चीज़ें बनी है, डेवलप्ड हुई है, वो आपके कस्टमर की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं, वहाँ गलतियाँ भी हो सकती है। इन गलतियों को हमें अवॉइड करना है। लाइक पहली गलती, राइटिंग टेक्निकल वर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स। हमेशा याद कर रखना है कि जो आपकी यूज़र स्टोरी है, वो आपके यूज़र के लिए है, ना कि आपके डेवलपर के लिए। वो यूज़र पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो अवॉइड राइटिंग टेक्निकल टर्म्स। सेकेंडरी, आपकी यूज़र स्टोरी हमेशा सो दैट उसमें मेंशन होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि ये जो फंक्शनैलिटी है क्यों, ताकि वो वैल्यू ऐड कर सके, डेवलपर को समझ में आए और स्टेक होल्डर्स को समझ में आए कि ये फंक्शनैलिटी क्या वैल्यू ऐड कर रही है। तीसरी गलती, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमेशा होना चाहिए। विदाउट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूज़र स्टोरी फिनिश नहीं होती, या फिर कह सकते हैं यूज़र स्टोरी आपकी हाँ, कंप्लीट नहीं हुई है अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं है। तो इन गलतियों से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी स्टोरी को बहुत शॉर्ट रखें कि वो एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो सके, जैसा कि इन्वेस्टमेंट रूल में हमने पढ़ा था। क्योंकि हर स्टोरी इतनी छोटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इतनी छोटी होनी चाहिए ताकि वो एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो सके। तो हमेशा यूज़र स्टोरी को शॉर्ट रखें। अगर वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसमें आपको लगता है कि वो 1-2 स्टोरीज़ में और ब्रेक डाउन हो सकती है, तो वो एपिक कहलाती है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो एपिक अगर बन जाती है, आपकी यूज़र स्टोरी ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो एपिक बन जाती है। उसको हमें यूज़र स्टोरी स्लाइसिंग करनी होती है ताकि हम उसको स्मॉल यूज़र स्टोरीज़ में लिख सकें। तो इन गलतियों को अवॉइड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और इन्वेस्ट रूल को फॉलो करते हुए यूज़र स्टोरी लिखते हो, देन डेफिनिटली योर स्टोरी इज़ गोइंग टू गेट रॉक एंड आपकी यूज़र स्टोरी बहुत अच्छी रहेगी, ईज़िली समझ में आएगा और अच्छा एक आउटकम मिलेगा आपको। चलिए अब आपकी बारी। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इमेजिन करिए कि एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम है जिसके लिए आपको 5 यूज़र स्टोरीज़ लिखनी है। हर एक यूज़र के लिए सेपरेट यूज़र स्टोरीज़। जैसे कि एक आपका यूज़र हो जाएगा स्टूडेंट, एक यूज़र हो जाएगा लाइब्रेरियन और एक यूज़र हो जाएगा एडमिन। याद रहे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करना है, जो कि है एज़ अ यूज़र, आई वांट, सो दैट। इस कंप्लीट फॉर्मेट में आप यूज़र स्टोरीज़ लिखो, आप कमेंट सेक्शन में पिन करो या फिर आप इस वीडियो को पॉज़ करके, आँख बंद करके अभी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, आई विल चेक एंड रिप्लाई। और लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरव्यू टिप, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज़ यूज़र स्टोरी, तो आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यूज़र स्टोरी इज़ अ रिक्वायरमेंट रिटन इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज़र दैट व्हाट यूज़र वांट्स एंड व्हाई। अगर आप ये आंसर देते हो तो आपका एक सॉलिड इंप्रेशन पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर पर। दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट इंप्रेशन टू इंटरव्यूअर एंड लाइक योर इंटरव्यू एज वेल। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूज़र स्टोरी क्या होती है और यूज़र स्टोरी कैसे लिखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।